हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। मैं राकेश कुमार गोदार आप सबके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद होता क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को बीजीय व्यंजक जो प्रश्नावली है ये बहुत ज्यादा हाथ लगती है। उनको लगता है कि इनको कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। एकदम सरल सी प्रश्नावली है। अगर आप बीजीय व्यंजक में कठिनाई महसूस करते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। गारंटी लेता हूं आप फिर कभी बीजीय व्यंजक में नहीं उलझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद करते किसे हैं। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है जिसमें बहुत सारे पद हो उसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। जिसमें बहुत सारे पद हो, यानी दो या दो से ज्यादा पद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बहुपद, अब बहुपद होते कितने प्रकार के हैं, बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। प्रकार प्रकार में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और त्रिघात या बहुघाती बहुपद। तो देखिए, रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात एक हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, या हम कहेंगे रेखीय बहुपद। क्या कहेंगे, रेखीय या रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। नाम से पता चल रहा है जिसकी घात कितनी हो, दो हो, यानी जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। अधिकतम घात दो। त्रिघात में अधिकतम घात कितनी होगी, तीन होगी। अधिकतम घात तीन होगी। तीन से ज्यादा घात हुई तो हम उसे बहुघाती बहुपद कहते हैं। ज्यादातर प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं, रैखिक बहुपद के और द्विघात बहुपद के। तो आपको दे दिया जाता है जैसे 3x + 4 = 0 बहुपद है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात या निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए चर कौन है, चर है इसमें x। चर कौन है, x। x की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पर घात लिखी हुई नहीं है। जहां घात कुछ न हो वहां पर घात होती है एक। तो ये हो गया एक घात वाला बहुपद, यानी रेखीय या रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद में क्या होगा, बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, दो ही होगी। जैसे 2x² + 3x - 4x + 4 = 0 ऐसे लिखा जाए। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का बचेगा, देखो प्लस के 3x है और माइनस के 4x है। जहां भी प्लस माइनस आता है वहां पर हमेशा घटाव ही होता है, और जो ज्यादा होता है उसका चिन्ह बचता है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि दो अगर लड़ेंगे तो हमेशा घाटा होगा। क्या होगा, घाटा होगा। दो लड़ेंगे तो हमेशा घाटा होगा, यानी माइनस आएगा। ठीक है, और उनमें से जीतेगा कौन,
अगर दो व्यक्ति लड़ते हैं तो उनमें से जीत किसकी होती है? तो जीत सर उसकी होती है जो भारी होता है, यानी जिसमें ताकत होती है। ताकत किसमें होगी? जो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ज्यादा कौन है? यहाँ पर ज्यादा 4 है, तो 4 के चिन्ह किसका? माइनस का, तो यहाँ जीत माइनस की होगी। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1x माफ कीजिएगा, गला थोड़ा खराब है। क्या बचा? +4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बहुपद। किस प्रकार का बहुपद है ये? तो इसमें देखो x चर है। चर कौन है? x है। x की अधिकतम घात कितनी है? तो x की अधिकतम घात यहाँ देखो 2 है, तो x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। जैसे आपके आ जाए x² प्लस 2x - 4 प्लस 3x की घात 3। तो यहाँ पर चर कौन है? इसमें इस बहुपद में चर है x। कौन है? x। और x की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 3 है। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसको हमेशा क्रम से लिखा जाता है। यहाँ मैंने टेढ़ा मेढ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार पेपर में टेढ़ा मेढ़ा देकर के पूछता है और बच्चे पहली जो घात होती है उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यहाँ पर घात 2 है तो बस ये द्विघात बहुपद है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पूरे समीकरण में आपको देखना है कि इसमें घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। इसको क्रम से लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 3x की घात 3 प्लस का x² प्लस के 2x माइनस के 4, ऐसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है, लेकिन कई बार पेपर में टेढ़ा मेढ़ा भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बहुपद में आपको पूरे पर नजर डालनी है कि इसमें अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात 1 हो तो रेखिक बहुपद होगा, अधिकतम घात 2 हो तो कौन सा बहुपद होगा? शायद द्विघात बहुपद होगा। अधिकतम घात 3 हो तो क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है। तो हम 2026 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस प्रश्नावली को हल करेंगे। 2026 के ब्लूप्रिंट के अंदर इस प्रश्नावली में से एक एक नंबर के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक नंबर वाले सवालों पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमसे क्या बनता है? आपसे यही बनता है कि बहुपद कौन सा है ये बताओ, या फिर आपको दे दिया जाता है निम्न में से रेखिक बहुपद है। निम्न में से रेखिक बहुपद है। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 3x प्लस 4x² प्लस 4 माइनस x की घात 3। ब में दे दिया जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3। यहाँ पर स में दे दिया जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। और द में आपको दे दिया जाएगा 4x माइनस 3 बराबर 0। अब बताओ इसमें से रेखिक बहुपद कौन सा है? तो हमें पता चल जाएगा कहाँ से? हम बहुपद जो है उसकी अधिकतम घात देखेंगे। इसमें अधिकतम घात कितनी है? तो सर इसमें अधिकतम घात 3 है। इसमें अधिकतम घात कितनी है? तो इसमें अधिकतम घात 2 है। इसमें चलेंगे तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसमें भी 2 है। इसमें अधिकतम घात कितनी है? तो इसमें अधिकतम घात 1 है। और जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रेखिक बहुपद। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा रेखिक बहुपद। अब इसी में आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि निम्न में से त्रिघात बहुपद है, तो अधिकतम घात 3 किसकी है? वो त्रिघात बहुपद है। तो इसमें अधिकतम घात 3 इसकी है, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद हो जाता है। आई बात समझ में? सर यहाँ तक समझ गए इतना? तो देखिए द्विघात बहुपद का पूछ लिया जाता तो ये द्विघात बहुपद था, क्योंकि इसमें 2 ही घात है, इसमें भी 2 ही घात है, तो यह भी द्विघात बहुपद होता। ठीक है, तो इतनी बात अगर आप समझ गए तो आप एक प्रश्न
कभी गलत नहीं करेंगे कि रेखिक बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है और त्रिघात बहुपद कौन सा होता है और बहुघाती बहुपद कौन सा होता है। ज्यादातर आपको रेखिक और द्विघात बहुपद ही पूछा जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है, शून्यकों की संख्या पूछी जाती है, इसी में से पूछी जाती है। आपको एक समीकरण दे दी जाएगी कि 3x⁵ माइनस 2x² प्लस 3x⁻³ माइनस 2x⁴ प्लस 3 बराबर 0 में शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। देखिए बेटा, ये प्रश्न ज्यादा समझने वाले है नहीं, मैं आपको सीधा डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा कि यहां से आपको उत्तर कैसे निकालना है। डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालेंगे, तो शून्य का क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शून्य का क्या होता है, चर का वह मान जिस पर पूरी समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही शून्य का कहा जाता है। जैसे मान लो अगर इस समीकरण का शून्य का 1 है, कितना है 1, तो मैं जहां जहां x है वहां वहां अगर 1 लिखता हूं तो अंत में मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसे ही क्या कहा जाता है, बहुपद का शून्य का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही बहुपद का शून्य का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य का कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें पूछी गई है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या निकालने का डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है, इसका सीधा कंसेप्ट होता है बहुपद की अधिकतम घात को ही, बहुपद की अधिकतम घात को ही क्या कहा जाता है, शून्यकों की संख्या। तो अधिकतम घात कितनी है बेटा, इसमें अधिकतम घात कितनी है बेटा, तो इसमें अधिकतम घात 5 है। कितनी है, 5। तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, शून्यकों की संख्या इसमें 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे एक और प्रश्न इसी में कर लिया जाए कि एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है। कितनी होती है शून्यकों की संख्या, तो इसमें आपको समीकरण नहीं दी गई है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो बेटा, यह दे रखा है त्रिघात बहुपद कैसा है, 3 घात वाला है। और मैंने क्या बताया था, जहां शून्यकों की संख्या पूछी जाती है वहां पर अधिकतम घात ही शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर घात कितनी, 3, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी बेटा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो देखो यहाँ हमने लिख रखा है जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे ही क्या कहा जाता है, रेखिक बहुपद। और शून्यकों की संख्या किसके बराबर होती है, अधिकतम घात के बराबर होती है। तो अधिकतम घात 1, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी बेटा, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। अब ऐसे ही अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद में घात कितनी है, 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी। सीधा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि समीकरण की अधिकतम घात क्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है।
कितने शून्य आएंगे, वो समीकरण की या बहुपद की अधिकतम घात पर निर्भर करता है। आई बात समझ में। अब कई बार बेटा इसका उल्टा प्रश्न किया जाता है। क्या उल्टा प्रश्न किया जाता है, देखो इसी से उल्टा प्रश्न कर लिया जाता है कि एक बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। तो समीकरण की जगह आ सकता है बहुपद की अधिकतम घात होगी। तो अधिकतम घात कितनी होगी बताओ। तो शून्यकों की संख्या किसके बराबर होती है, अधिकतम घात के बराबर होती है। और अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है बेटा, 4। तो बहुपद की घात भी क्या होगी, अधिकतम घात कहें या सीधा घात भी लिखा हुआ आ सकता है। तो बहुपद की घात कितनी होगी बेटा, बहुपद की घात भी हो जाएगी 4। यानी शून्यकों की संख्या पूछे या फिर अधिकतम घात पूछे तो ये दोनों क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो हमें घात देकर शून्य को पूछे तो अधिकतम घात ही क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। और शून्यकों की संख्या देकर अधिकतम घात पूछी जाती है या फिर सीधा पूछ लिया जाता है कि किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या 5 है, किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या 5 है तो बहुपद की घात होगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी, 5। तो अधिकतम घात कहें या बहुपद की घात कहें कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, ये इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके। तो यहाँ से आपका 1% बन जाता है और पेपर में ऐसा 1% जरूर आएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, आगे हमारा कंसेप्ट रहेगा, एक ग्राफ दिया जाता है और ग्राफ में से आपको पूछा जाता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। वहां पर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स वो गलतियां करते हैं। अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ मिलेगा और उस ग्राफ में आपसे ऐसे लाइन खींचकर ऐसे लाइन खींच दी जाएगी और लिखा जाएगा px के लिए y बराबर px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की क्या संख्या। तो देखो बेटा इसमें आपको ध्यान कहाँ देना है, ज्यादातर उलझ जाते हैं, सर y का लिखें, x का लिखें, किस का लिखें, पता ही नहीं चल रहा है। तो बेटा आपको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ, ये क्या लिख रखा है, p के साथ में क्या लिखा है, x। तो जो यहाँ पर कोष्टक में दे रखा है ना, उस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इस कोष्टक में अगर x लिख रखा है, इसका मतलब x वाली लाइन को ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन कितनी बार काट रही है, वो शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर x वाली लाइन को देखो, एक तो यहाँ पर काट रही है, दोबारा यहाँ पर काट रही है और तीसरी बार यहाँ पर काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर अगर y का पूछा जाए तो कैसे आएगा। तो बेटा यहाँ पर p x की जगह क्या लिखा होगा, y लिखा होगा और यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर
पी वाई होगा। क्या होगा? x बराबर पी वाई होगा। तो कोष्टक में कौन है? y है। तो कोष्टक वाले पर ध्यान देना है, यानी y को ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा कितनी बार काट रही है, वो इसके शून्यकों की संख्या होगी। तो y को ये लाइन केवल एक ही बार काट रही है। तो अगर पी वाई पूछा जाता है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी आ रही है? एक आ रही है। जैसे एक और ले लेते हैं हम पी वाई के लिए, इसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए? इस पी वाई के लिए। यानी अगर कोष्टक में वाई आता है और मान लो लाइन ऐसे आ गई और आपसे पूछ लिया कि पी वाई के लिए x बराबर पी वाई हो तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर y वाली लाइन को कितनी बार काट रही है ये रेखा? तो y वाली लाइन को तो सर काट ही नहीं रही है, तो नहीं काट रही है, कोई बात नहीं था। हम कितना लिख देंगे? शून्यकों की संख्या कितनी है? 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है। अगर यही हमसे ये पूछा जाता पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर x वाली लाइन को ये कितनी बार काट रही है? एक बार काट रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होती? एक होती। आई बात समझ में? ये इतना क्लियर हुआ? ग्राफ के अंदर सीधा सा कंसेप्ट आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो कोष्टक में लिखा हुआ आ रहा है उस लाइन को कितनी बार काटा जा रहा है, वही आपके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब इसमें से क्या प्रश्न आता है? देखो, इसमें आपको प्रश्न दिया जाता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो, बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -5 तथा 3 है। ऐसे आ गया कि बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः क्या है? -5 तथा 3 है। तो देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है? पहले आपको पकड़ना है कि शून्यकों का योग पहले आया है, तो इसका मतलब ये पहला मान योग का है। दोबारा कौन आया है? दोबारा गुणनफल आया है, तो गुणनफल कितना है? 3 है। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं कि ज्ञात कैसे करेंगे। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र बता रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो द्विघात बहुपद कैसे याद करते हैं? देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, एक है x² माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद, बाहर लिखेंगे x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, या आप लिख लेना गुणा। समझ में आई बात? अब इसमें सीधा मान पुट करना है, कुछ नहीं करना। ये x² का x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है? ये देखो, शून्यकों का योग कितना है? -5। तो ये मैंने लिख दिया कोष्टक में शून्यकों का योग -5। बाहर क्या लिखा है? x, तो ये लिख दिया x प्लस का प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? 3 है। तो ये शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया? 3 हो गया। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। अब अगर आप इसको x + 5 x - 3 मानकर गुणा करोगे, लंबी प्रोसेस होगी बेटा। सीधा आप इस सूत्र को लगाकर कर देना, एकदम इजी वे में आपका सही हो जाएगा। ठीक है।
आगे बढ़े, इतना समझ में आया। चलिए इससे मिलती जुलती हम एक और एक्सरसाइज हल करेंगे, फिर आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम दूसरा सवाल लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4/3 तथा 4 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का पहले क्या आया है? योग, यानी ये शून्यकों का योग है। दोबारा क्या आया है? गुणनफल, यानी ये शून्यकों का क्या है? गुणनफल है। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे? हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। सूत्र लगाएंगे सीधा, द्विघात बहुपद। क्या सूत्र लगाएंगे? द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब सीधा कर लें। ये x² माइनस क्या लिखना है यहाँ पर? शून्यकों का योग। तो हमारा शून्यकों का योग कितना है? 4/3। तो ये मैंने लिख दिया 4/3। गुणा में क्या आया? x प्लस शून्यकों का क्या लिखना है? गुणनफल। गुणनफल कितना है? 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा हल पूरा नहीं हुआ है। क्यों हल पूरा नहीं हुआ है? यहाँ पर तो एक लाइन में पूरा हो गया था। तो बेटा ध्यान रखना, अगर बट्टा में कुछ आता है तो वो हमें हटाना होता है, वो हमें हटाना होता है। हटाएंगे कैसे? सीधा मिटा दें? नहीं मिटाना है बेटा। सीधा मिटा दोगे तो एग्जामिनर आपके नंबर सीधे सीधे मिटा देगा। तो सीधा हमें नहीं मिटाना है। हमें क्या करना है? नीचे जो भी संख्या बट्टा में लिख रखी है उतने से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं गुणा कर रहा हूँ, किसको? यहाँ लगाकर 3 आया बट्टा में, तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। अब देखो बेटा, x² को मैं 3 से गुणा करूँ तो 3x² माइनस 4/3 को मैं जब 3 से गुणा करूँगा, किसको? 4/3x को गुणा करेंगे 3 से, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 4x। तो यहाँ पर बच गया 4x प्लस 4×3 12। तो यह हमारा आ गया बहुपद। आगे समझ में? इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़िए। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जो लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो लाइक ठोक दीजिए, भर भर के ठोकिए लाइक। कमेंट कीजिए, खूब कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, भर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे हम देखो बढ़ेंगे आगे। इसमें एक प्रश्न है, वो यहाँ से आपका और हल होता है बेटा। कहाँ से? यहाँ से हल होता है एक प्रश्न आपका। कई बार आपसे पूछा जाता है, ABCD का प्रश्न आता है और उसमें आपसे पूछा जाता है शून्यकों का योग लिखिए, या निम्न में से समीकरण के शून्यकों का योग है। एक समीकरण दे दी जाती है और उसके शून्यकों का योग पूछा जाता है। कई बार उसमें से शून्यकों का गुणनफल भी पूछा जाता है। तो 1 नंबर के प्रश्न में हमारा लंबा प्रोसेस, जब हम शून्य को ज्ञात करके उसके शून्यकों का योग करते हैं या गुणनफल करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है और हमें वहां पर टाइम की बचत करनी होती है। तो टाइम की बचत कैसे करेंगे?
उसको देखिए, वो सीधा सा कंसेप्ट है बेटा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक ही लाइन 2 लाइन में आपका उत्तर निकल आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, 1-2 लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। देखना, जैसे आपको समीकरण दे दी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल है। हमें क्या ज्ञात करना है? इस समीकरण के शून्यकों का गुणनफल। अब जब हम शून्य के निकालने जाते हैं तो पहली बात तो शून्य के निकालने में भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है और उसके बाद में उसके गुणनफल निकालने पड़ते हैं, तो इसमें लंबा प्रोसेस होता है। इसमें आपको बेटा ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको सीधा जब आप गुणनफल निकालते हैं, सीधा समीकरण से बताऊंगा कि गुणनफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा बताऊंगा कि आपको कैसे गुणनफल निकालना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने योग्य आपकी बात है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है वो अकेला होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर अकेला है, आंसर अकेला है, ठीक है। उसके बाद में देखो, जो हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र था उसमें चलेंगे हम। क्या था? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला है, माइनस एक्स के पास में कौन था? शून्यकों का योग, यानी इसके एक्स के जो जस्ट पास में है वो शून्यकों का क्या है? योग है। उसके बाद में हमारा प्लस में क्या आता है? शून्यकों का गुणनफल, यानी अंत में जो हमें अचर पद दे रखा है, अचर पद दे रखा है, वो हमारा शून्यकों का क्या है? गुणनफल है। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल कितना है? इसमें शून्यकों का गुणनफल 4 है। आई बात समझ में? अब सर x के पास अगर लिखा हुआ कुछ आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो बेटा कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात है। यहाँ पर देख लो, अगर आ जाए 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3 बराबर 0, और आपसे पूछ लिया शून्यकों का गुणनफल है, आपसे क्या पूछ लिया? शून्यकों का गुणनफल है। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है ज्यादा। यहाँ पर हमारा अचर पद कितना है? ये सर हमारा अचर पद तो माइनस का 3 है, तो हमने लिख लिया माइनस का 3। इतनी क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? अगर एक्स स्क्वायर के पास में कुछ लिखा हुआ आ जाता है तो वो आपको इसके बट्टा में लिख देना है। ये हमारा उत्तर कितना निकल आया? माइनस का 1 निकल आया। आगे बात समझ में? कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। क्लियर बात? अब देखो बेटा, आगे यहाँ पर इसमें आपसे पूछ लिया जाता, अगर शून्यकों का योग पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता? शून्यकों का योग पूछ लिया जाता। क्या पूछा जाता? शून्यकों का योग पूछा जाता। तो शून्यकों के योग में क्या करना होता है? देखो, यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? शून्यकों का योग कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा, इसके पास में कौन है? x, यानी x के पास में जो लिखा हुआ होता है वो शून्यकों का योग होता है। लेकिन इसमें एक झोल है। क्या झोल है? कि x स्क्वायर के पास में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना है? शून्यकों का योग निकालते समय आपको जो x के पास है उसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन कैसा? उल्टा चिन्ह करके लिखना है। यानी यहाँ पर अगर प्लस आता है तो माइनस करके लिखना है, माइनस आता है तो प्लस करके लिखना है। क्लियर बात? तो यहाँ पर हमारा प्लस का था, मैंने लिख दिया इसको माइनस का 5। अब क्या करना है? अब वही प्रोसेस जो हमने गुणनफल में की थी कि एक्स स्क्वायर के पास जो आया है उसको बट्टा में लिख देंगे। तो इसके बट्टा में हम एक्स स्क्वायर के पास कौन है? 3 है, तो ये बट्टा में लिख दिया 3, माइनस के 5/3 हो गया हमारा शून्यकों का योग। आई बात समझ में? अब हम इसको एकदम पूरी तरीके से समझेंगे, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो अब हम सीखते हैं, सीधा क्या सीखेंगे कि शून्यकों का योग और गुणनफल डायरेक्ट समीकरण से बिना सूत्र के कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे हमारे पास प्रश्न है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0 के शून्यकों का योग
होगा। कितना योग होगा वो आपको कहाँ चलना है, उस सूत्र में चलना है। कौन से में? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है, इसके गुणा में एक्स है प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब देखो हमारा शून्यकों का योग कहाँ आता है? एक्स के पास में हमारे शून्यकों का योग आता है। कहाँ आता है? तो सर एक्स के पास में हमारे शून्यकों का योग आता है। ठीक है। हम एक्स के पास चलते हैं तो यहाँ पर एक्स के पास कितना है? 4 है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर है एक्स के पास में कितना है? 4। और योग निकालते समय हमेशा संख्या को उल्टा करके लिखना है। कैसे उल्टा? चिन्ह उल्टा। ठीक है। चिन्ह कैसा रखना है? उल्टा। यहाँ पर चिन्ह किसका है? प्लस का, तो मैं यहाँ लिखूंगा ये माइनस का। ठीक है। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी? एक्स स्क्वायर के पास में जो भी लिखा है उसको लिख देंगे इसके बट्टा में। तो एक्स स्क्वायर के पास कितना लिखा है? 3, तो ये मैंने लिख दिया बट्टा में 3। ये हमारा हो गया शून्यकों का योग। क्लियर? अब इसमें गुणनफल पूछ लिया जाए कि शून्यकों का योग के स्थान पर क्या कर दे? गुणनफल लिख दे। क्या लिख दे? गुणनफल। तो सूत्र में चलिए क्या लिखा है? शून्यकों का गुणा। शून्यकों के गुणा के पास में कोई चर राशि नहीं होती है। शून्यकों के गुणा के पास में कोई भी चर राशि नहीं होती है, यानी ABCD का कोई अक्षर नहीं होता है, अल्फा बीटा गामा वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ होता है। वो क्या होता है? शून्यकों का गुणा होता है। क्या होता है? शून्यकों का गुणा होता है। देखो यहाँ पर शून्यकों का गुणा क्या होगा? शून्यकों का गुणा क्या होगा? तो यहाँ पर 12 के पास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 12 किसके हैं? माइनस के हैं। लेकिन एक बात मैंने और बताई थी। क्या बताई थी? एक्स स्क्वायर के पास में जो कुछ भी है वो इसके बट्टा में आएगा। तो एक्स स्क्वायर के पास में कितना है? 3 है। तो ये मैंने लिख दिया बट्टा में 3। अब 12 में 3 का भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, लेकिन 12 किसके हैं? माइनस के। तो ये भी किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्लियर बात? ठीक है इतनी बात। अब एक्स स्क्वायर के पास में अगर कुछ नए हो तो आपको सीधा लिख देना है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल होगा। गुणनफल होगा। योग और गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या आएगा बेटा? तो देखिए शून्यकों का योग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किसके पास में लिखा हुआ होता है? हमेशा एक्स के पास में लिखा हुआ मिलता है। तो एक्स के पास में यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 3, और मैंने क्या बताया था? चिन्ह उल्टा, तो प्लस का 3। और एक्स स्क्वायर के पास में कुछ नहीं है तो इसके पास में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हमारा शून्यकों का योग हो गया 3। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा? शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर कितना आएगा? देखिए शून्यकों के गुणनफल के पास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना है? 4 है। और एक्स स्क्वायर के पास में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया? 4 हो गया। अब आगे हम शून्य का कैसे ज्ञात करते हैं वो विधि सीखेंगे। वो मिलेगी आपको अगले वीडियो में। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, लेकिन पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। सफलता का एक ही रहस्य है, वो है अभ्यास, वो भी निरंतर। तो पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।